टोनी की 3 बेटियां थी। पति के न होने के कारण टोनी ही मेहनत कर अपनी बेटियों को पढ़ाती और घर चला रही थी। वो सब्जियां बेचा करती और बाकी समय में सिलाई का काम कर उन पैसों से अपनी बेटियों को पढ़ाती और बाकी पैसे घर खर्च में इस्तेमाल किया करती थी। ऐसे में एक दिन टोनी की सेहत खराब हो गई। वो बहुत कमजोर हो गई थी। बड़ी बेटी चील अपनी माँ टोनी को डॉक्टर चीचू कौवा के पास ले गई। तुम्हारे माँ के हृदय में एक छेद है, जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन हो जाना चाहिए। डॉक्टर से बात कर मही ने ये जाना कि ऑपरेशन में बहुत पैसे लगने वाले हैं। अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लिखवाकर वो वापस उसे अपने घर ले आई। शाम में उसकी दोनों बहनें लूसी कबूतर और छोटू तोता जब कॉलेज से घर वापस लौटे, दीदी डॉक्टर ने माँ के बारे में क्या कहा? इस पर रोती हुई मही ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि माँ के हृदय में छेद है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, पर इसमें बहुत पैसे लगेंगे। समझ में नहीं आता क्या करूं। माँ की सेहत के बारे में जानकर दोनों बहनें रो पड़ी। उस दिन उन तीनों ने कुछ नहीं खाया। टोनी अपने कमजोरी के चलते उठ नहीं पा रही थी, वो सोई हुई थी। सुबह उठकर मही ने बहनों से कहा, सुनो, तुम दोनों कॉलेज चले जाओ, मैं सब्जियों का व्यापार कर लेती हूँ। दीदी मैं कॉलेज नहीं जाने वाली, मुझे सिलाई करने आती है, मैं वो काम कर लूंगी। मैं सुबह उठकर घर घर जाकर दूध और अखबार दिया करूंगी। इस तरह हम तीनों काम कर माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। फिर कोई सब्जी बेचा करता तो कोई सिलाई करता तो कोई दूध और अखबार घर तक पहुँचाने लगा। इस तरह वे तीनों अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए मेहनत कर पैसे इकट्ठा करने लगे। इस तरह पूरे 5 महीने बीत जाते हैं। उन तीनों ने रात दिन एक कर खूब मेहनत की। अपनी माँ की जान बचाने के लिए उन तीनों ने एक एक पैसा जोड़कर माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे किए। फिर एक दिन उन तीनों ने मिलकर अपने जमा किए हुए पैसे गिने। उनके पास पूरे 5 लाख रुपए जमा हो गए थे। अब अपने पास 5 लाख रुपए हैं। मैं डॉक्टर से जाकर बात कराती हूँ। इस पर दोनों बहनों ने हामी भरी। अगली सुबह मही अपनी माँ को लिए डॉक्टर चीचू कौवा के पास गई। डॉक्टर, हमने 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया, क्या अब माँ का ऑपरेशन हो सकता है? मैं कल ही आपके माँ के ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। आप 5 लाख रुपए काउंटर पर भरवा दीजिए और हो सके तो कुछ पैसे अपने पास भी रख लीजिए, क्योंकि दवाई और फलों में भी पैसे लगेंगे। जैसे डॉक्टर ने कहा मही ने वही किया। वो काउंटर पर पैसे जमा कराई। फिर वो माँ के पास गई और कहा, माँ तुम अपना ध्यान रखना, मैं अभी घर जाकर तुम्हारे और मेरे लिए कुछ कपड़े ले आती हूँ और बहनों से भी कह कर आती हूँ। टोनी रोने लगी। खूब पढ़ाई कर अच्छी नौकरी पा सकने वाली मेरी बेटियाँ इस तरह मेहनत कर अपनी माँ के लिए अस्पताल के चक्कर लगाएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। माँ सिवाय तुम्हारे हमारा है ही कौन? तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं। जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वही होता है। भले ही हम खूब पढ़ लेते, पर हमें जाना किसी और के घर ही है ना माँ। कई बार समझाने पर भी माँ के आंसू नहीं थम रहे थे। मही वहाँ से अपने घर चली गई और अपने बहनों को उसने सारी बात बताई। हाँ दीदी तुम चिंता मत करो, हम अब भी मेहनत कर ही रहे हैं ना। हर दिन के पैसे हम इकट्ठा करते रहेंगे, तुम बस माँ का ध्यान रखो। वे हमेशा की तरह अपने काम करते हुए पैसे इकट्ठा करने लगे। कुछ दिन बीते। माँ का ऑपरेशन पूरा हुआ, पर ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद तक टोनी को अस्पताल में ही रहना था। माँ का ध्यान रखने के साथ साथ वो बाकी मरीजों की भी मदद किया करती थी। उस अस्पताल में रहने वाले सभी मही के नेक स्वभाव के लिए उसकी बहुत सराहना करते थे। यूं एक दिन अस्पताल में चीचू कौवा का बेटा आया। उसकी नजर मही पर पड़ी। ये लड़की तो बहुत सुंदर है। माँ के पास जाकर उसने मही के बारे में पूछा। माँ ने मही की सारी कहानी उसे सुनाई। मही के बारे में जानकर उसके बेटे को बहुत बुरा लगा। फिर जैसे ही माँ की सेहत पूरी तरह से ठीक हुई, मही उसे लेकर अपने घर लौटी। तीनों बेटियों को अपनी माँ को पहले जैसा पाकर बहुत खुशी हुई। तुम जैसी बेटियों को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब तुम तीनों के हाथ पीले कर दूं तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। माँ हमारी शादी की क्यों इतनी जल्दी है? ऐसे वो कह रही थी कि तभी चीचू कौवा अपने बेटे को लिए उनके घर आई। मेरा बेटा कहता है वो सिवाय तुम्हारे और किसी से शादी नहीं करेगा।
डॉक्टर की बात सुन वे सभी चौंक गए। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। जब से मेरे बेटे ने आपकी बेटी को अस्पताल में देखा है, कहता है बिना इसके और किसी से शादी नहीं करेगा। अब बताइए, इसी विषय में बात करने मैं यहाँ आई हूँ। देखिए, हम दहेज तो नहीं दे पाएंगे। तीनों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई। बड़ी बेटी डिग्री फाइनल ईयर में है और दूसरी सेकंड ईयर में, और सबसे छोटी डिग्री फर्स्ट ईयर में है। इन तीनों की पढ़ाई खत्म होने के बाद इनकी शादी कराना चाहती थी। यूं बड़ी उदास होकर टोनी ने कहा, आपकी बेटी शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रख सकती है और हमें दहेज का कोई मोह नहीं। और रही बात आपके बेटियों के पढ़ाई की, वो मुझ पर छोड़ दो। डॉक्टर की बातें सुन सभी बहुत खुश हो गए। फिर कुछ ही दिनों में डॉक्टर के बेटे और चील की शादी हो गई। वे दोनों साथ में बहुत खुश रहने लगे। उसने शादी के बाद डिग्री का तीसरा साल पूरा किया। बाकी दो बहनें भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। इस तरह मही के अच्छाई की वजह से आज उनका परिवार खुशहाल जी रहा था। मही के दो छोटे बहनों ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और उन दोनों की भी अच्छे घरों में शादी हो गई। हर तरफ खुशहाली थी। वो एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में तरह तरह के पक्षियां रहा करती थी। एक दिन टोनी नाम की गौरैया उसकी सहेली लूसी कबूतर से मिलने गई। जब से राजा ने गद्दी संभाली है, अन्न ठीक से मिल नहीं रहा। परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं है। ढंग का कोई व्यापार नहीं। ऐसे हालातों में भला हम कैसे जिएंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। हम कर भी क्या सकते हैं? हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। इस विषय पर बात करना बेकार है। जब वे दोनों यूँ बात कर रहे थे, चीचू कौवा उनके पास आई। वो बहुत खुश लग रही थी। मैं तुम दोनों को एक खुश खबर सुनाने आई हूँ। ये खबर सुनकर तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगे। क्या बात है? जल्दी बताओ दोस्त। मैं महाराज के दरबार में काम करने जा रही हूँ। वहीं रहना, वहीं पर खाना पीना। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। चीचू की बात सुन दोनों सोच में पड़ गए। क्या हुआ दोस्तों, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? क्या तुम दोनों ये बात जानकर खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या महारानी जी ये बात जानती हैं? ये तो मैं नहीं जानती, पर महाराज ने मुझे काम पर रखा है। अगर ऐसा है तो तुम वहाँ पर मत जाओ दोस्त। महारानी बहुत ही सख्त है। किसी से कोई भूल चूक हो जाए, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो उन्हें बहुत कठोर सजा देती है। मेरी बात मानो, तुम यहीं पर कोई और काम ढूंढ लो। उनकी बातें सुनकर चीचू कौवा बहुत घबरा गई। दोस्तों, अभी अगर मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मेरी सजा तो निश्चित है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं काम पर आऊंगी। आज अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो महाराज मुझे फांसी की सजा दे देंगे। मेरे लिए मुसीबत दोनों और खड़ी है। मुझे जाना ही होगा। चीचू ये सोचकर बहुत दुखी हो रही थी। उसके दोस्तों ने उसे गले लगाकर सांत्वना दी और सावधानी से काम करने के लिए कहा। चीचू कौवा बहुत दुखी होकर वहाँ से लौट गई। अगली सुबह चीचू कौवा सीधे महाराज के दरबार में गई। महाराज ने कौवे से कहा, तुम दिन भर यहाँ के काम खत्म करने के बाद शाम में महारानी के पास जाना। उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। चीचू कौवा महाराज की कही बात का पालन करते हुए उन सब के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए चली गई। पकवान बहुत स्वादिष्ट बना है। महाराज की सराहना सुनकर चीचू कौवा बहुत खुश हो गई। आपको मेरा बनाया खाना पसंद आया, ये बहुत बड़ी बात है महाराज जी। फिर महाराज ने चीचू कौवा से दिन भर में कौन से काम करने हैं ये विस्तार से बताया। शाम होने पर महाराज ने चीचू कौवा को महारानी के पास जाने का आदेश दिया। चीचू कौवा वहाँ से निकल पड़ी। अचानक महारानी के कमरे के सारे दिए बुझ गए। उसने घबरा कर पूछा, कौन है वहाँ? यूं जोर से चिल्लाई तो देखा उसके सामने चीचू कौवा बैठी थी। उसका काला रूप देखकर वो घबरा गई। बचाओ, मुझे बचाओ, यहाँ चोर आया है। घबराई हुई महारानी ने जोर जोर से चिल्लाया। महारानी जी, चिल्लाइए मत। मैं चोर नहीं हूँ। मुझे महाराज ने आपके पास भेजा है। मैं आपकी सेविका हूँ। वो ये कह रही थी कि वहाँ पर उजाला हो गया। सामने खड़ी चीचू कौवा को देखकर, जानती भी हो मैं तुम्हें देखकर कितना घबरा गई थी। कितनी काली हो तुम जैसी सेविका की मुझे कोई जरूरत नहीं। मुझे डराने के जुल्म में मैं तुम्हें सजा देती हूँ, और काले होने पर उससे भी बड़ी सजा। महारानी जी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी सेवा करने आई हूँ। मुझे सजा मत दो। उसके विनती करने पर भी महारानी नहीं मानी। कौन है वहाँ? आओ और इसे बंदी बना लो।
तभी वहाँ पर छोटू तोता आई और उसने चीचू को देखा। वो और कोई नहीं, उसकी सहेली ही थी। महारानी ने गुस्से से आदेश किया, देख क्या रही हो, इसे ले जाओ और बंदी गृह में बंद कर दो। महारानी जी ऐसा मत कीजिए। छोटू तोता ने चीचू कौवा को जेल में बंद कर दिया। दोस्त, ये सब कैसे हुआ, मुझे बताओ। इस पर चीचू कौवा ने रोते हुए उसे सारी बात बताई। महारानी जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो तो महाराज की बात भी नहीं सुनती। मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि वो तुम्हें और कैसे सजा देगी। यूं वे दोनों बात कर रहे थे। चीचू कौवा अपने हालात पर बहुत दुखी हो रही थी। चीचू कौवा को बंदी गृह से बाहर निकालकर कोड़े से उसे खूब मारो। छोटू तोता ने बहुत दुखी होकर कहा, महारानी जी मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी सहेली है। आप चाहो तो मुझे भी इसके बदले में सजा दे सकती हो। छोटू तोता की ये बात सुन महारानी को बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बात टाल दो। महारानी ने उसे भी बंदी बना दिया और उन दोनों को खूब मारने लगी। महारानी जी हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। महारानी जी हमें छोड़ दीजिए। महारानी के इस अत्याचार के बारे में उनके दोस्तों और महाराज को भी पता चला। वे सभी वहाँ पर आए। महाराज ने पूरी बात जानी पर वो महारानी के आगे कुछ न कह पाए। लूसी ने बड़ी चतुराई से कहा, महारानी जी देखा जाए तो आप भी मुझसे सांवली है, तो क्या मैं भी आपको सजा दूं? लूसी का दुस्साहस देख महारानी ने उसे कहा, मुझसे जबान लड़ाने वाली तुम होती कौन हो? कोई भी मेरे फैसले के आड़े नहीं आ सकता। अगर ऐसा है तो आपको भी हमें सजा देने का कोई अधिकार नहीं। महारानी ने गुस्से से आदेश दिया। कौन है वहाँ? आओ और इसे भी बंदी बना दो। इस राज्य में रहने वाले हर किसी को आप इसी तरह सजा देगी तो आप राज करेंगे किस पर? वैसे भी एक महारानी का काम होता है अपने साम्राज्य का माँ की तरह देखभाल करना, न कि उन्हें यूं क्रूर माँ बनकर सजा देते रहना। हाँ महारानी जी, आपका इस तरह छोटी छोटी बात पर सजा देना सही नहीं है। आप हमारे दोस्तों को छोड़ दो। काले और गोरे रंग में क्या रखा है? ये तो भगवान का दिया हुआ रूप है ना, इसे भला कोई कैसे बदल सकता है? आप भी एक बार सोचिए ना। ये सब सच ही तो कह रहे हैं ना। इसी क्षण अगर मैं तुमसे खुद से अलग कर दूं, तो तुम में और इनमें मेरे लिए कोई फर्क नहीं रहेगा। चील महारानी सोच में पड़ गई। छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए महारानी जी। यूं बार बार सभी के कहने पर महारानी ने अपना मन बदला और उन्हें छोड़ दिया। महारानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सभी से माफी मांगी और वहाँ से चली गई। उनकी कही बातें बार बार सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी। अब महारानी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो सभी से प्रेम भाव से बात करती और सभी की सहायता करने लगी थी। महाराज और महारानी के अच्छाई से सभी पक्षियों के मन में उनके लिए आदर बहुत बढ़ चुका था।